नमस्कार, अमर उजाला द बोनस की खास पेशकश पर्दे के पीछे में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। इस हफ्ते खबरों का अंबार लगा रहा, लेकिन हम एक बार फिर आपके सामने काट के छाट के फिल्टर करके आपके मतलब की खबर लेकर आए हैं। और हाँ, इन खबरों का असर सिर्फ हफ्ते के हिसाब से नहीं बल्कि आने वाले कई हफ्तों के हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत की जाए? शुरुआत करते हैं हम लोग ऐसी खबर से जो पूरे हफ्ते छाई रही है यहाँ पे, हिंदुस्तान कॉपर से। यहाँ पर शेयरों में आप ये देखिए, जबरदस्त शानदार तेजी देखने को मिली। 5 दिनों में जो शेयर है 23% तक चढ़कर 473 रुपए तक पहुंचता हुआ दिखा, और ये इसका पिछले 15 साल यानी कि नवंबर 2010 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे यानी कि कॉपर की कीमतों में नए उच्चतम स्तर पहुंचने के बाद शेयर में सीधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। साल 2025 में अब तक हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में करीब 80% तक की तेजी आ चुकी है। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स में सभी शेयरों में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक बन चुका है। और आप देखिए, मेटल इंडेक्स लगभग कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 24% जो है वो चढ़ चुका है। चीन के शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में भी अगर आप देखें, तांबे की बात करें तो कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आप ये समझिए कि प्रति टन के हिसाब से देखें तो $14,090 प्रति टन पर ये पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका के कॉमेक्स के हिसाब से देखें तो तांबे का जो भाव है 3% चढ़कर $5.743 प्रति पाउंड तक यहाँ पर जो है वो पहुंचता हुआ दिखा है, और जुलाई के बाद का ये सबसे उच्चतम स्तर है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई तेजी आखिर आई क्यों है, क्या है वजह? तो देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है सप्लाई और डिमांड की है। सप्लाई के मोर्चे पर कई तरह की रुकावटें देखने को मिली, और अगले साल में आप ये देखिए, अमेरिका में ब्याज दरें घटने की उम्मीदों से तांबे की कीमतों को और ज़्यादा मजबूती मिली है। आमतौर पर ब्याज दरों में कटौती से कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां जो है वो तेज़ होती हैं, जिससे तांबे की मांग बढ़ती है। और इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के दौर में तांबा एक अहम धातु बनकर उभरा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को यहाँ पर जो है एक भारी मांग देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि आप ये समझिए, जो कई तरह के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें भी तांबे का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? तो देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है इतनी तेज उछाल के बाद शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, आउटलुक लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो यहाँ बने रह सकते हैं। उनको स्थिति जो है वो मजबूत दिख रही है। अब हम लोग दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी विक्रांत इंजीनियरिंग के शेयरों की अब हम लोग बात करते हैं। पूरे हफ्ते स्टॉक जो है 17% तक चढ़ गए। शेयर 100 रुपए के भाव पर पहुंचता हुआ दिखा। आपको बता दें कि इसका 52 वीक हाई जो है 118 रुपए है, करीब 18 रुपए उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तेजी की वजह क्या रही? तेजी की वजह यहाँ पे रही कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 400 मेगावाट एसी ग्रिड से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड से यहाँ पे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है करीब 459 करोड़ के आसपास है। एक साल के अंदर इसको डिलीवर करना होगा। कंपनी ने जानकारी दी शेयर बाजार को एक्सचेंज फाइलिंग के दौरान की कॉन्ट्रैक्ट चित्रकूट 1 परियोजना के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी का है, जो कि बैलेंस ऑफ सिस्टम के आधार पर दिया गया है। इसके दायरे में अगर आप देखें तो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, बीमा और इसके अलावा टेस्टिंग, कमीशनिंग और गारंटी टेस्ट शामिल जो है यहाँ पर है। ये नया ऑर्डर जो है यूटिलिटी स्केल सोलर सेगमेंट में कंपनी के बढ़ते ऑर्डर बुक की और जो है साफ तौर पे मजबूती दिखाता है। इससे पहले भी इसी हफ्ते के दौरान 600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए करीब 2035 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था, जिससे बड़े रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में उसकी मजबूती पकड़ और यहाँ पे साफ तौर पे कंपनी की बदलती भागीदारी का बल देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बैक टू बैक ऑर्डर से जो स्टॉक है वो चढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जिस पर चर्चा किए बिना अधूरा है यहाँ पर आप शो, क्योंकि आप देखिए पूरे 2025 में ये स्टॉक जो छाया रहा। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो है इसमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद। यहाँ पे आप देखिए, शुक्रवार को भी 26 दिसंबर को भी 5.4% की तेज़ी से ये बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पर करीब आप ये देखिए, इसने अपना हाई जो बनाया बीएससी के ऊपर 37 रुपये 28 पैसे का हाई बनाता हुआ दिखा है यहाँ पे। और जो खरीदारी की जो वजह देखने को मिली उसके पीछे की साफ तौर पर लॉजिक ये था कि कंपनी को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पीएलआई जो स्कीम है उसके तहत 367 करोड़ रुपए का इंसेंटिव जारी किए जाने की खबर निकल के आई। सरकार ने कंपनी के वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित दावों के लिए इंसेंटिव जारी करने का निर्देश दिया है, और ये जो पेमेंट है वो ऑर्डर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तय सेल्स वैल्यू पर बेस डिमांड के इंसेंटिव के तहत है। ओला इलेक्ट्रिक को पेरेंट जो यहाँ पर आप देखिए आईएफसीआई लिमिटेड के जरिए जो है ये किया जाएगा, जो कि पीएलआई स्कीम के तहत फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे एक तरीके से नॉमिनेट हुई है यहाँ पे।
ओला इलेक्ट्रिक के जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जानकारी निकल के आई कि पीएलआई ऑटो स्कीम के तहत 367 करोड़ रुपए के इंसेंटिव मिलेंगे। यहाँ पे कंपनी ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की हमारी जो है ये मजबूत सपोर्ट करती है। लेकिन आपको याद दिला दूँ कि 2024 में शेयर जो है बाजार में जो है लिस्ट होता हुआ दिखा था और जो उसका आईपीओ प्राइस था वो करीब 76 रुपीज़ था, और वहाँ से आप देखिए स्टॉक कहाँ आ गया है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है यहाँ पे, क्योंकि एनालिस्ट टोटल 8 एनालिस्ट के हम लोगों ने देखा चीज़ें, उनमें से 3 ने कहा कि आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन 4 ने कहा सेल कर सकते हैं। अभी इसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे अपसाइड की मूव नहीं दिख रही है यहाँ पे, और ख़ास तौर पर यहाँ पे कि कुछ बड़ा टर्न अराउंड हो तो ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल कैप मल्टी बैगर स्टॉक की बात करते हैं, कॉन्डम बनाने वाली कंपनी क्यूपेट की। यहाँ पे प्रमोटर्स के बढ़ते भरोसे के संकेत देखने को मिले हैं। कंपनी ने के प्रमोटर्स ने गिरवी शेयरों की जो हिस्सेदारी उसमें कमी लाने की जानकारी दी है, यानी कि प्रमोटर्स ने गिरवी रखे कुछ शेयरों को छुड़ा लिया है। साल भर पहले स्टॉक जो है 80 के स्तर पर से भी नीचे ट्रेड कर रहा था, कारोबार कर रहा था, यानी कि स्टॉक ने एक साल में 6 गुना से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। वहीं सिर्फ 3 महीने में स्टॉक ने दुगने से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। प्रमोटर्स की गिरवी शेयरों में कमी आना आमतौर पर कंपनी के लिए पॉजिटिव संकेत माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी अब एक बेहतर प्रदर्शन कर रही है या फिर प्रमोटर जो है उसमें भरोसा जता रहे हैं। यहाँ पे क्यूबिट ने यहाँ पे जो है मैनेजमेंट की तरफ से बताया गया कि प्रमोटर्स की गिरवी रखी गई जो हिस्सेदारी है 20% रह गई है, जबकि 30 सितंबर तक ये जो थी 36.13% थी, यानी कि जो गिरवी परसेंट जो थी वो 36% थी, लेकिन अब वो घटकर 20% पे आ गई है। डेवलपमेंट पर इस जो है यहाँ पे कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार ने कहा यहाँ पर कि प्रमोटर शेयरों की गिरवी में जो है कमी जो है इस तौर पे एक मजबूत बैलेंस शीट और लगातार बन रही कारोबारी गति को यहाँ पे साफ तौर पे दर्शाती है। और ये बात आप एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे रणनीतिक तौर पे कंपनी देखिए क्या कर रही है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर विस्तार कर रही है। अब इसके उत्पादों में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी शामिल होंगे, जैसे कि ये फ्रेगनेंस प्रोडक्ट हो गए, और इसके अलावा यहाँ पे डिओड्रेंट्स, पॉकेट परफ्यूम्स होंगे, पर्सनल केयर आइटम्स की बात करें तो टॉयलेट सैनिटाइजर्स, हेयर बॉडी ऑयल्स, हेयर रिमूवल, जैसे कंपनी जो है इस तरीके से एक्सपेंशन की तैयारी यहाँ पे कर रही है, आगे बढ़ रही है। अब देखिए कुछ और खबरें जिनका असर आने वाले हफ्तों में भी आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में लिस्ट हुई कंपनियों में जो है एक बड़ी लीग जो है यहाँ पर उसमें बदलाव देखने को मिला है, उसकी एंट्री देखने को मिली है। ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स जो है यहाँ पर, और साथ ही ऑनलाइन रिटेलर लेंसकार्ट सॉल्यूशन को बीएससी लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। ये बदलाव मंगलवार 6 जनवरी 2026 से लागू होगा। ये बदलाव इंडेक्स की ये मेथोडोलॉजी के जरिए यहाँ पे संशोधन के तहत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स को बीएससी ऑल कैप, बीएससी लार्ज कैप, बीएससी लार्ज एंड मिड कैप और साथ ही बीएससी इंडस्ट्रियल इंडेक्स में शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे आपको ये बता दें कि आप बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स यानी कि ग्रो की बात करें तो उसमें भी तमाम तरह के इंडेक्स, चाहे बीएससी ऑल कैप हो या लार्ज कैप हो या खास तौर पर बीएससी फाइनेंशियल हो, उसमें यहाँ पे जगह मिलेगी। लेंसकार्ट की बात करते हैं यहाँ पे बीएससी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इंडेक्स में यहाँ पे इसको जगह मिलती हुई दिखेगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये खबर क्यों बता रहा हूँ, इसका असर क्या हो सकता है। इसका सीधा असर फंड एलोकेशन पे पड़ता है। लार्ज कैप फंड्स को अपने कुल निवेश का कम से कम 80% लार्ज कैप शेयरों पे रखना होता है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में कम से कम यहाँ पे 35% निवेश अनिवार्य होता है। अगर ऐसा होता है तो सीधा इसका असर शेयरों की चाल पर पड़ता है। एक और खबर की बात करते हैं यहाँ पे जिसका असर आगे देखने को मिल सकता है। इन 7 कंपनियों पर आप खास तौर पे नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को शेयर होल्डर जो है लॉक इन पीरियड इन शेयरों का जो है वो खत्म होता हुआ दिखा है। इन शेयरों की जो कुल वैल्यू है लगभग 3400 करोड़ है। इन 7 में से 5 कंपनियों के शेयर अभी भी अपने इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ ध्यान रखना क्या जरूरी है, शेयर होल्डर लॉक इन पीरियड जो खत्म होने का मतलब ये नहीं होता कि सभी शेयर ओपन मार्केट में बेच दिए जाएंगे। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए कौन कौन से स्टॉक है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से बताया गया है कि कंपनी की 58% हिस्सेदारी या फिर 4.86 करोड़ शेयर जो है वो फ्री हो जाएंगे। इनमें नाम जो है यहाँ पे एरिस इंफ्रा सोल्यूशन का है। कंपनी के करीब 3.6 करोड़ शेयर या फिर 44% शेयर जो है वो ट्रेड के लिए फ्री हो गए हैं। यहाँ पे दूसरी कंपनी है कॉनकोड एनवायरो सिस्टम्स, इसके भी आप समझिए 94 लाख शेयर जो है वो ट्रेडिंग के लिए फ्री होते दिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप सोलार वर्ल्ड एनर्जी सोल्यूशन की बात कीजिए, 3 महीने का जो लॉक इन है वो खत्म हो गया है यहाँ पे, और उसके बाद 31 लाख शेयर जो है या फिर कहें बकाया इक्विटी का 4% हिस्सा जो है ट्रेडिंग के लिए फ्री हो गया यहाँ पे। सेशाई टेक्नोलॉजीज की बात करें 29 लाख शेयर जो है ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे फ्री होते हुए दिखेंगे। इस हफ्ते एक स्टॉक जो है उसमें काफ़ी हड़कंप मचता हुआ दिखा यहाँ पे, यहाँ तक कि एक्सचेंज को ट्रेडिंग तक रोकनी पड़ी। शेयर में सिर्फ
बेचने वालों की लाइन लगती हुई देखिए, भाव सीधा 5% लोअर सर्किट पे खुला। सवाल यहाँ पर ये था कि भाई शेयर जो है कुछ दिनों में एक अच्छा खासा तेजी रॉकेट बनता हुआ दिखा, फिर अचानक से भगदड़ मच क्यों गई? एफआईएस की बढ़ती हिस्सेदारी के बावजूद भी निवेशक घबरा क्यों गए? यहाँ पे हम यहाँ पे बात करें राजेश, एक्सपोर्ट की जबरदस्त दबाव देखने को मिला। शेयर की जो शुरुआत है 223 रुपये के आसपास हुई और जो पिछला बंद भाव है उसके मुकाबले 212 रुपये पर ये पहुंचता हुआ दिखा, यानी 5% लोअर सर्किट लगता हुआ दिखा। निवेशकों की चिंता तब सामने आई कि भाई इतनी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है, स्टॉक लगातार भाग रहा होता है यहाँ पे, लेकिन फिर अचानक से उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जो उसका रियल प्राइस होता है धीरे धीरे करके वो सामने आता है। यहाँ पे लो प्रॉफिट कंपनी के जो नतीजे हैं वो बिल्कुल भी खास नहीं है, जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी Q2 के उस हिसाब से नहीं रहे। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई आखिर अब क्यों गिरावट आ रही है यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टॉक कई रीजंस की वजह से भाग रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखती है। तो वो स्थिति यहाँ पर भी देखने को मिली। यहाँ पर आप ये समझिए कि शेयर ने पहले ही बहुत अच्छी खासी रैली दिखाई थी 18 दिसंबर को, जब ये शेयर एक बार मूवमेंट पकड़ना शुरू किया था तो उसका भाव जो है करीब करीब उस समय 188 रुपीज़ था, और 188 से आप देखिए 230 रुपये के भाव पे पहुंच गया था, यानी कि सिर्फ कुछ दिनों में 22% तक चढ़ गया था। और एक वक्त ये स्टॉक 600 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहाँ से आप देखिए किस तरीके से वैल्यू डिस्ट्रॉय होती हुई दिखी है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इस हफ्ते कोल इंडिया के शेयरों पे भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली यहाँ पर। दरअसल तेजी जो है कोल इंडिया के लिमिटेड शेयरों में इसलिए आई क्योंकि दो अहम सब्सिडरी कंपनियां हैं, उसको लेकर बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लिस्टिंग की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दरअसल ये दोनों कंपनियां कोल इंडिया की सब्सिडरी हैं। ये फैसला मंत्रालय के निर्देश के बाद किया गया। हालांकि अभी इस पर अंतिम मोहर जो है लगनी बाकी है, लेकिन इसके लिए कई तरह के रेगुलेटरी मंजूरी जरूरी होंगी। यहाँ पे इस प्रक्रिया को अगर आप समझे तो वित्त वर्ष 2027 में आगे बढ़ सकती हैं। लिस्टिंग की खबर के बाद कोल इंडिया के शेयरों में एक अच्छी रौनक देखने को मिली, 3.5% तक ये चढ़ते हुए दिखे, और आप देखिए एक अच्छे भाव पर यहाँ पे जाते हुए दिखे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव रहा। पिछले 5 सालों में निवेशकों को 193% के रिटर्न दे चुका है कोल इंडिया, इस लिहाज से भी यहाँ पर निवेशक जो है इसके रिटर्न को माप सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दो सेक्टर्स की। यहाँ पर आप देखिए, और इसको ना सिर्फ इस हफ्ते के लिहाज से, आने वाले कई हफ्तों के लिहाज से आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि अब बजट भी आ रहा है। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। 5वें दिन लगातार तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों में आप देखिए, चाहे पास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कीजिए 11% तक स्टॉक चढ़ गया। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कीजिए 7% तक चढ़ गया। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेल, HL 3% तक चढ़ते हुए देखे। इस दौरान निफ्टी इंडिया इंडेक्स जो है वो भी 1.5% के आसपास चढ़ता हुआ देखा, जो कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन दिखा रहा है। डिफेंस शेयरों में इस तेजी के 3 बड़े कारण हैं। क्या कारण है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पहले कारण तो सिंपल तौर पे आप ये समझ लीजिए, DAC की जो बैठक थी यहाँ पे, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो 80,000 करोड़ के सौदे पर जो है मोहर लग सकती है, इस तरह की खबरें थी। लेकिन ये इस पर क्लैरिटी आ गई कि ये जो बैठक है वो अगले हफ्ते होने जा रही है, पोस्टपोन हो गया। इस प्रस्तावों का मकसद साफ तौर पे देश के एयर डिफेंस और इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड यहाँ पे रिकॉर्नेंसेंस क्षमताओं को मजबूत करना है। दूसरा बड़ा कारण क्या रहा? भू राजनीतिक तनावों ने यहाँ पर जो है डिफेंस शेयरों में एक आकर्षण बनाया। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला के तेल शिपमेंट पर आर्थिक दबाव बढ़ाने और साथ ही नाइजीरिया सरकार के अनुरोध पर नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए जाने के ये साफ तौर पे तनाव बढ़ता हुआ दिखा। और जब भी तनाव बढ़ता है, यहाँ पे युद्ध को लेकर चीज़ें होती है, तो डिफेंस को लेके यहाँ पर जो है स्टॉक में एक रौनक देखने को मिलती है। तीसरा बड़ा कारण क्या है? बजट 2026-27 में भारत के हिसाब से आप देखें तो खर्च बढ़ने की उम्मीद है। यहाँ पे वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में, रक्षा बजट में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया की रिपोर्ट्स कई तरह की इस तरीके की आ रही, जो हमने आपके सामने मेंशन कर दी। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? तो हमने मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल जी से कहा कि बताएं क्या करना चाहिए। तो उनका कहना है कि डिफेंस शेयरों में आगे भी तेजी जारी रहेगी। जिस तरीके से भारत पाक के बीच में तनाव देखने को मिला, सरकार घरेलू डिफेंस कंपनियों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भरता बढ़ाएगी, ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी, लेकिन यहाँ पे आपको सेलेक्टिव भी रहना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और सेक्टर जिसमें क्या धुआंधार तेजी देखने को मिली, रेलवे सेक्टर की बात करते हैं। 5वें दिन यहाँ पे स्टॉक में एक तमाम स्टॉक्स में जो है रैली देखने को मिली। रेल विकास निगम की बात कर लीजिए आप, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात कीजिए, IRFC की बात कीजिए, या फिर इरकॉन इंटरनेशनल की बात कीजिए, मजबूत उछाल देखने को मिला, जिससे इन कंपनियों के साल भर के जो नुकसान है काफ़ी हद तक कम हो गया। यहाँ पे RVNL के शेयर जो है आप देखिए शुक्रवार को 10% तक चढ़े, लेकिन पिछले 5 दिनों में 25% तक चढ़ते दिखे, जो कि मई के बाद इसकी सबसे बड़ी इंटरडे तेजी है। वहीं रेलटेल पिछले 5 दिनों में 17% तक उछल गया, IRFC 19% तक, एयरकॉन की बात करें 22% तक चढ़ गए। इस तेजी की वजह देखिए 2 है यहाँ पे साफ तौर पर। सरकार की ओर से पैसेंजर किराए में
जो यहाँ पे बदलाव माना जा रहा है। सरकार ने बढ़ती ऑपरेशनल लागत को यहाँ पे संतुलित करने के लिए किराए में हल्की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। न्यू फेयर स्ट्रक्चर के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा पर प्रति किलोमीटर जो है 1 पैसा बढ़ेगा, और मेल और एक्सप्रेस की नॉन एसी कैटेगरी और सभी एसी क्लास के प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। इस कदम से चालू वित्त वर्ष के बाकी समय के हिसाब से अब रेलवे में करीब करीब 600 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आय की होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशक जो हैं वो बजट को लेकर 2026-27 के बजट को लेकर रेलवे सेक्टर के लिए संभावित बड़े आवंटन की पोजीशनिंग देख रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे तेजी आ रही है। और अगर आप देखें पिछले 3-4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, जैसी बजट आने वाला होता है उसकी शुरुआत होती है तो 1-1.5 महीने से पहले ही जो है स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो देखिए वीएलए अम्बाला मार्केट एक्सपर्ट जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि बजट तक एटलीस्ट निवेशकों को यहाँ पे बने रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पे। दूसरी ओर रचित खंडेलवाल जी का कहना है कि अभी आप कॉशियस रहें, कोई निवेशक अभी नई बाइंग ना करे, और अगर किसी की जो पोजीशन है वो फंसी हुई है और उसके जो बाइंग प्राइसेस आ गए हैं यहाँ पर, तो वो जो है उससे निकल सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री बिल्कुल ना यहाँ पर करें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वीआईपी इंडस्ट्रीज के शेयरों की बात करते हैं। बहुत ही शानदार रौनक देखने को मिली, स्टॉक 14% तक चढ़ते हुए दिखे, बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी, और आप ये देखिए जिससे कंपनी की करीब 26% हिस्सेदारी एक साथ यहाँ पर बदलती हुई दिखी। करीब 3.7 करोड़ शेयरों का यहाँ पर सौदा ना सिर्फ बाजार के लिए चौंकाने वाला था, बल्कि कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर में चल रहे बदलावों के भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला। मतलब कंपनी की जो देखभाल है अब कंपनी के नए प्रमोटर के पास होगी। अब जानते हैं कि किसने खरीदा और किसने बेचा यहाँ पे। तो ब्लॉक डील के जरिए मल्टीपल पीई ने वीआईपी इंडस्ट्रीज में करीब 26% हिस्सेदारी खरीदारी की है। इस डील में प्रमोटर जो है पिरामिल ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, जबकि कुछ अन्य निवेशकों ने भी एग्जिट और एंट्री की है। शेयर जो है यहाँ पर 388 प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पे ट्रांजैक्ट होता हुआ दिखा है। दिलीप पिरामिल ने यहाँ पे कहा कि अब कंपनी की जिम्मेदारी नए लोगों के हाथों में है, और यहाँ पर उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। पिछले कुछ महीनों में कंपनी के प्रमोटर ने कई बार हिस्सेदारी जो है यहाँ पे बिक्री करी है। सितंबर में वीआईपी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ने ब्लॉक डील के जरिए करीब 343 करोड़ रुपए के हिसाब से 6.2% हिस्सेदारी जो थी वो बेची थी, जिसमें पिरामिल विभूति इन्वेस्टमेंट्स और यहाँ पे कीडी प्लास्ट जो है करीब 88 लाख शेयरों का यहाँ पर 388 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये पूरा स्थिति जो है वो बेचते हुए दिखे थे। मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड ने तब 233 करोड़ रुपए में 60 लाख शेयरों की खरीदारी करी थी, और वही स्थिति है आपको देखो अब भी देखने को मिल रही है। आप देखिए साल 2002 में ये शेयर जो है वो 2 रुपये के भाव पे था, वहीं 2022 में 774 रुपये के भाव पर था। किस तरीके से बाजार का मूड मिजाज बदलता है स्टॉक का, वो भी देखने को मिलता है, और अब 390 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग एक और बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक की, कैस्ट्रॉल इंडिया के शेयरों की। जोरदार उछाल यहाँ पर भी देखने को मिला, शेयर 8% तक चढ़ते हुए दिखे इस हफ्ते। ये तेजी पेरेंट कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम की ओर से कैस्ट्रॉल में अपनी 65% हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद आई। ये डील इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फर्म यहाँ पे स्टोन पीक के साथ हुई है, और इसमें कैस्ट्रॉल का एंटरप्राइज वैल्यू जो है करीब $10 अरब आंका गया है। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने बताया कि इस सौदे के तहत 65% हिस्सेदारी बेचकर उसे करीब $6 अरब की नेट कमाई होगी, जिसमें यहाँ पे एक्सेलरेटेड डिविडेंड पेमेंट भी शामिल है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि इस पूरी रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने के लिए किया जाएगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम का टारगेट 2027 के आखिरी तक नेट डेट को 14 से लेकर 18 अरब डॉलर के दायरे में लाना है। सितंबर तिमाही के अगर आप यहाँ पे देखें आगे अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है यहाँ पर, तो जो अब तक का जो नेट कर्ज है वो 26.1 अरब डॉलर था यहाँ पर। और आप ये भी समझिए कि ये सौदा जो है उसकी बैलेंस शीट को मजबूत करेगा, पोर्टफोलियो को और ज़्यादा आसान बनाएगा, डाउनस्ट्रीम बिजनेस पर फोकस की रणनीति को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट खबर थी जो हमने आपसे साझा की। अब देखिए पिछले कुछ दिनों में जो आईटी शेयर में रौनक थी वो उसमें एक दबाव देखने को मिला, ट्रंप के फैसले से वो थमती हुई दिखी। अमेरिका में H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव का असर सीधे तौर पर भारतीय आईटी शेयरों पर दिखा। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे बड़ी कंपनियों के जो शेयर हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, 1% से ज़्यादा टूटते हुए दिखे। वजह साफ है, ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा चयन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव कर दिया है, जिससे बाजार में कई अनिश्चितता पैदा कर दी है। ट्रंप प्रशासन के जरिए H-1B वीज़ा चयन प्रक्रिया में बदलाव का ऐलान होता हुआ दिखा है। रैंडम लॉटरी सिस्टम हटाकर वेटेड सिलेक्शन सिस्टम जो है लागू हुआ है। नई प्रक्रिया में ज़्यादा स्किल्ड और ज़्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होता हुआ दिखेगा। ट्रंप की H-1B सुधार नीति के तहत
प्रति वीज़ा यहाँ पे $1,00,000 अतिरिक्त शुल्क का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। तो इस लिहाज से अभी आप इम्पोर्टेंट है ये खबर, ध्यान बना के इसमें रखिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सीमेंट सेक्टर में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और मैं लगातार आपको बताता रहा हूँ कि जो छोटी कंपनियों को एक्विजिशंस होता है यहाँ पे, बड़ी कंपनियाँ कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए खबर क्या निकल के है, अंबुजा सीमेंट के बोर्ड ने एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड को अंबुजा में मर्ज करने के लिए 2 अलग अलग स्कीम्स को मंजूरी दे दी है। इस डील के बाद अंबुजा के तहत एक सेंट्रल सीमेंट प्लेटफॉर्म तैयार होगा। मर्जर के तहत शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे स्वैप रेशो जो है वो भी तय किया गया है। एसीसी के 100 शेयरों के जो जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपये है के बदले यहाँ पे अंबुजा के 328 शेयर जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपये वो मिलेंगे। वहाँ ओरिएंट सीमेंट के 100 शेयरों पर अंबुजा के 33 शेयर दिए जाएंगे। मर्जर पूरा होने के बाद एसीसी, ओरिएंट सीमेंट, यहाँ पे सिंगानिया इंडस्ट्रीज और यहाँ पे पेना सीमेंट्स के जो है सभी कंपनी अंबुजा के तहत आ जाएंगी, यहाँ पे अंडर द अम्ब्रेला हो जाएंगी। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पर अपने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 650 रुपये का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक शेयर जो है स्वैप रेशो एसीसी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए न्यूट्रल है, जबकि ओरिएंट सीमेंट के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे पॉजिटिव माना जा रहा है। इस मर्जर से कम 100 रुपये प्रति टन की लागत में बचत संभव है। साथ ही यहाँ पे आप ये समझिए एसीएम स्ट्रक्चर के तहत कई लिस्टेड कंपनियों को मैनेज करने की जटिलता भी खत्म होने का एक कदम शेयर होल्डर्स के लिए फेरबदल के तौर पे देखने को मिलेगा। तो ये ओवरऑल खबरें थी पूरे हफ्ते के हिसाब से जो हम लोग आपके सामने लेकर आए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप चाहते हैं हम खबरों में जोड़ें, ऐड ऑन करें तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैप्पी वीकेंड।